हेलो बच्चों, मैं हूं राहुल पटेल, आपका फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग यहां पे क्लास 10th वाले बच्चों के लिए रिवीजन प्लान लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग सभी चैप्टर के वीडियो डिटेल में ले आ रहे हैं, जिसके थ्रू आपका रिवीजन जो है बहुत अच्छे से हो जाए। हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट मिले, इसीलिए हम लोग टॉपिक को टू द पॉइंट कवर कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग हमारे साथ बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से सीख रहे हैं क्योंकि उन्होंने वीडियो को लाइक भी करा है और उसको शेयर भी करा है, तभी हमारे चैनल पे रीच बढ़ा है। बच्चों, आप लोग फर्दर भी ये काम करते रहोगे, शेयर और लाइक का, ठीक है। हम लोग बच्चों यहाँ पे फिजिक्स में पहला चैप्टर हमारा लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे कवर कर लिए, जिसमें प्लेन मिरर था, फिर स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये पूरा कर लिया। उसके बाद फिर मिरर फॉर्मूले देख लिया, फिर मैग्निफिकेशन देख लिया, है ना। ये सभी हम लोगों ने पिछले वीडियोज में कवर कर लिया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जो चैनल पे अभी नए हैं, तो वो पहले प्लेलिस्ट में से जाके उन सभी वीडियो को अवेल करें, इसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करें, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लाइट चैप्टर का दूसरा पोर्शन है वो क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग बच्चों इसमें आज सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे क्या होता है, फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा है जो कि जब भी लाइट ग्लास स्लैब से पास होता है तो क्या फिनोमेना अकर होता है। ओके, तो आई होप आप लोग हमारे साथ एंड तक बने रहोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि हमारा फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सभी आपने पढ़ रखा है क्या, कि जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करता है, पास होता है, तो अगर वो ऑब्लिकली इंसिडेंट हो तो वो अपने पाथ को क्या करता है, चेंज कर देता है ना। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। यहां पे हमारे पास एक इंटरफेस है, इसके ऊपर साइड एयर मीडियम है, इसके नीचे साइड ग्लास मीडियम है, मतलब वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये हमारा इंसिडेंट रे है ना। यहां पे हमारा लाइट इंसिडेंट हुआ इस इंटरफेस पे, और आप देख रहे हैं बच्चों यहां पे हमारा ये स्ट्रेट पाथ को ना फॉलो करते हुए ये क्या कर रहा है, यहां पे बेंड हो जा रहा है ना, अपने पाथ को चेंज कर दिया। तो मैंने यही तो बोला कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रहा है तो अपने पाथ को चेंज कर देता है ना, बेंड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, आई थिंक आपको क्लियर है। ये हम लोगों ने डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है, तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा इंसिडेंट रे, और ये आपका रहा है बच्चों रिफ्रैक्टेड रे। क्या? रिफ्रैक्टेड रे। ओके, इसके बाद हमारा फिर से जिस भी पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होता है उसके उसी पॉइंट पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसका नाम रखते हैं नॉर्मल। फिर से इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसी तरीके से फिर यहां पे नॉर्मल दूसरे मीडियम में भी ड्रॉ है, तो रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि आपका एयर से ग्लास में जा रहा है तो ही, है ना। यहाँ पे इसका उल्टा हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हमने वाटर को ऊपर ले लिया है, या फिर आप ग्लास भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर एयर हमारा नीचे है ना, मतलब पहला मीडियम हमारा ग्लास या वाटर है, फिर दूसरा मीडियम है एयर, ठीक है। जब इस बार हमारा जब लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है ना, तो यहां पे आप देख रहे हैं बच्चों वो सीधी पाथ ना फॉलो होके फिर से बेंड हुआ, बट इस बार इसने कुछ नया चीज करा। इस बार इसने टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ है। ये क्या है, नॉर्मल की ओर, अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की ओर, है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ है, ठीक है, ठीक है। बट इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या हुआ है, इसमें ये अपने ओरिजिनल पाथ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये किधर भागा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो सर ये कब ऐसा होगा कि
नॉर्मल की ओर बेंड होगा, कब नॉर्मल से दूर भागेगा, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए कुछ रूल है क्या कि लाइट जब मर्जी पड़े तब हो जाता है? तो हाँ, इसके लिए रूल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसके लिए जानना होगा बच्चों कि कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा मीडियम डेंसर है ना। इसके लिए हमने देख रखा है क्या, मैं बता दूं आपको कि लाइट जिस भी मीडियम में है ना, उसकी स्पीड जो है ज्यादा होती है, फास्ट होती है, उसको हम लोग रेयरर मीडियम बोलते हैं। जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है, स्लो होती है, उसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ले रखा था यहाँ पे एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, तो इसीलिए हम एयर को क्या बोल सकते हैं, रेयरर मीडियम। ये सभी चीजें आपने पढ़ रखा है, इसीलिए मैं बहुत डिटेल में और फिर नोट नहीं करा रहा, मेनली तो नोट नहीं करा रहा, और बता तो मैंने पूरा ही रहा, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए। फिर हम लोग ग्लास या वाटर ले लें, है ना, एयर के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमारा देखेंगे कि एयर के हिसाब से ग्लास या वाटर में जो लाइट की स्पीड होगी वो क्या होगी, स्लो होगी। और जिस भी मीडियम में लाइट की स्पीड स्लो हो रही है किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो वो मीडियम डेंसर बोला जाएगा, ठीक है। तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास या फिर वाटर डेंसर होगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, कम हो गई है इस मीडियम में आने पे, ठीक है। इसी और मेनली बच्चों हमारा अभी हम देखेंगे कि लाइट जो है ना, वो क्यों बेंड क्यों हो रही है, कॉज। तो हमको पता चलेगा कि ये बिकॉज ऑफ चेंजिंग द स्पीड, ठीक है। तो एक और केस है यहाँ पे, जब हमारा ये ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है तभी लाइट बेंड होता है बच्चों। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि चलिए उसी केस के लिए हमारा एयर है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। अगर लाइट यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है इस पॉइंट पे, और उसी के अलोंग इंसिडेंट हो रहा है क्या, इसी पे लाइट इंसिडेंट हो क्या, नॉर्मली सरफेस के साथ 90 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट हो, तो कैन यू गेस कि लाइट ये किधर बेंड होगी? नॉर्मल तो यही है, इस बार नॉर्मल से दूर भागेगी कि नॉर्मल की ओर जाएगी, कहां जाएगी? बिल्कुल सही आपने गेस करा, इस बार लाइट जो है ये सीधी की सीधी पास हो जाएगी, इस बार बेंडिंग नहीं होगी। इसीलिए मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि जब भी लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट होगा तभी बेंड करेगा, जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट है तब बेंड नहीं करेगा, ठीक है। ये फिर आपका क्या होगा, स्ट्रेट बिना किसी डेविएशन के ये पास कर जाएगा दूसरे मीडियम में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, है ना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, यही फिर से बता रहा है कि जब लाइट आपका यहाँ पे ऑप्टिकली रेयरर, जैसे कि एयर से किसमें आया, ऑप्टिकली डेंसर वाटर, है ना, हमने एग्जांपल के लिए ले रखा है, ठीक है। तो इसमें आपका रेयरर से डेंसर जा रहा है, क्या, रेयरर से डेंसर, ये आपका आर है, ये आपका डी है, ठीक है। रेयरर से डेंसर जब भी लाइट जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम पे जो लाइट है वो नॉर्मल की ओर बेंड होगा, ठीक है, क्या, नॉर्मल की ओर बेंड होगा। इसका फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, डेंसर से रेयरर जब आए, क्या, डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर जब लाइट पास होगा तो वो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और तीसरा आपका जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है तो फिर बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी बेंडिंग के वो स्ट्रेट पास कर जाएगा, ठीक है। तो यही तीनों पॉइंट यहाँ पे लिखा है। आई होप आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लोगे। क्लियर है? आपको नया अगर बच्चों कुछ मिले तो ही नोट करो। आप, मैंने बोल रखा है कि आप हमारे साथ अपने क्लास नोट्स लेके बैठो, जो नया लगे वो ऐड ऑन करो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। क्लियर है? आपके नोट्स में अगर प्रेजेंट है बातें तो फिर नहीं नोट करने की जरूरत है, बट नोट लेके बैठो, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे मैंने जैसा कि बोला कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाता है, क्या, स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाता है, बट फ्रीक्वेंसी जो है वेव की या फिर लाइट की वो चेंज नहीं होती। ध्यान से, स्पीड और वेवलेंथ चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी मीडियम में सेम ही रहेगी, है ना, एयर वाटर वो चेंज नहीं होती, ठीक है। और इसी के वजह से जो है लाइट जो है अगर ऑब्लिकली इंसिडेंट करा है तो वो बेंड होगा, अपने पाथ को चेंज करेगा, है ना, जिसका नाम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है?
ओके, है ना। यहाँ पे फिर मैंने ये बोल दिया बात कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, हाँ इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमको पता है बच्चों, यहाँ पे आप बताओ ना, जब भी लाइट आप देखोगे ना, है ना, अगर किसी भी वाटर एयर इंटरफेस या किसी भी आप ऐसे इंटरफेस पे इंसिडेंट कराओ तो देखोगे पूरी की पूरी लाइट, जैसे यहाँ पे हमारा एक मीडियम हो गया एयर और एक हो गया वाटर, है ना। तो जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो ये पूरी की पूरी लाइट नहीं है ना, ये इंसिडेंट रे है, तो जितना पूरा है वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट नहीं होता, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है ना। जनरली आपका 80% के आसपास जो है लाइट रिफ्लेक्ट होगा, दूसरे मीडियम में आएगा, 20% के अबाउट जो है लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। तो जाहिर सी बात है इसी लाइट का दो पार्ट में ब्रेक हो गया, कुछ 80% तक इधर आया, 20% तक उधर गया, तो जाहिर सी बात है इसका जो इंटेंसिटी होगा इसके या फिर इससे तो ज्यादा होगा। यही बात लिखा गया वहां पे, है ना, यहाँ पे, है ना, इंटेंसिटी जो है आपका इंसिडेंट रे का ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में दो लॉ पढ़ा था, है ना, क्या पढ़ा था, एक I इक्वल R और दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक ही प्लेन या एक ही सरफेस पे लाई करते हैं। तो मैंने बोला था उसका दूसरा लॉ ना यहाँ पे पहला लॉ है। ठीक है, क्या, तो फर्स्ट लॉ आपका रिफ्लेक्शन का यही है, क्या, कि जो इंसिडेंट रे है ना, फिर से यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है ना, और ये आपका इधर एयर मीडियम है ना, और यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, ये लाइट आपका इंसिडेंट हो रही है, तो हमने को पता है ये इंसिडेंट रे, अभी मैंने बताया बच्चों। ठीक है, सीधे पॉइंट पे आते हैं, क्या, कि जब भी लाइट यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहे थे, ये इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन या एक ही सरफेस पे लाई करेंगे हमेशा। ठीक है, क्लियर है, इसका मतलब मैंने समझा दिया। दूसरा इसमें जो है दूसरा लॉ वो काफी इंपॉर्टेंट है ना, क्या, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब कई बार वहां पे बच्चों एंगल वाला टर्म, फिर से मैं आपको याद रखने के लिए ऐसे बता दूं कि वहां पे I और R हमेशा बराबर थे रिफ्लेक्शन में, बट इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें एंगल का रिलेशन डायरेक्टली नहीं है, बट ये तो है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, बट वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बढ़ता है, वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन थोड़ा सा अजीब है, बट अभी आप तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए तो फिर वो भी आपको अजीब नहीं लगेगा। क्या है सर बताइए, तो देखते हैं। ओके, चलिए हमारा यहाँ पे फिर से मैं बोल दे रहा, ये आपका क्या है, मान लेते मीडियम 1 है ना, और ये क्या है, मीडियम 2 है। ठीक है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका I है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें क्या है, R है। क्लियर है, तो ये सेकेंड लॉ ये बोलता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लो तो क्या हो जाएगा, साइन I, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना। फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी क्या लो, साइन लो, है ना, और उन दोनों का रेशियो, तो साइन I और साइन R का जो रेशियो है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या, साइन I और साइन R का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट अभी हम आगे पढ़ लिए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 के भी बराबर होता है। क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं म्यू से दिखाऊं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जिसको नहीं समझ में आएगा आगे अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बट मुझे लगता है आपने पढ़ रखा है ना, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो ये चीज आपको समझ में आएगा। क्या, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों का साइन का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है ना, जिस रेशियो में आप चेंज करोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को उसी रेशियो में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, साइन के। ठीक है, और ये हमेशा कांस्टेंट होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या, आपका सेकेंड लॉ ही आपका क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ, है ना, ये कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने दे रखा था इसको। ठीक है, आई होप आपको ये याद रहेगा। क्लियर है, चलिए जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है बोल सकते हो कि
की जो है आपका टॉपिक वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन वाले में, ठीक है। तो ये क्या होता है सर, ये सिंपली आपका बच्चों क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इसी का रेशियो है। क्या, अगर हमको किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना हो तो हमको देखना क्या होगा कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितना है डिवाइडेड बाय लाइट का स्पीड उस मीडियम में। ओके, क्या, इट इज द सिंपली रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum divided by speed of light in that medium, जिस भी मीडियम को आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, ठीक है, जिस भी मीडियम का। ओके, अगर हम पढ़े हूं तो हमको याद है क्या कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमेशा हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका फंडामेंटल कांस्टेंट है। और हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट वो किसी मीडियम में v है, ठीक है। जैसे हम वाटर का, अगर हमको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो हमको क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मैं म्यू से रिप्रेजेंट करता हूं, है ना। म्यू फॉर आपका बोल सकते हैं कि सिंबल है, ठीक है, इसको कई बार n से भी रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना आप। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। और हमने पढ़ा है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में वो फिक्स होता है, मैंने बोला था कितना होता है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। बस आपको सिंपली स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर रखना है और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाना है। ग्लास का चाहिए तो फिर यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना। मैंने बता रखा है कि लाइट का स्पीड जो है डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। और आप यहाँ से एक चीज नोटिस कर सकते हो क्या, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जिसका स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में ज्यादा होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा, है ना। और जिसका रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट कम होगा किसी मीडियम में उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा। तो सबसे ज्यादा स्पीड किस में होता है, वैक्यूम में, है ना। और वैक्यूम में ही फिर तो वैक्यूम में स्पीड डिवाइडेड बाय वैक्यूम में स्पीड, फिर से वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हो सकता है मिनिमम वो 1 होगा, ठीक है। क्लियर है, मुझे लगता है कि यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर है। इसके बाद रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए मैं इसको पहले तो आपको समझा देता हूं फिर मैं बताता हूं, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता। तो इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे 2 मीडियम ले लिया, यहाँ पे एयर ले रहा हूं मैं, है ना, जिसको मीडियम 1 बोल सकते हो। फिर वाटर ले रहा। हाँ बच्चों, यहाँ पे हमारा एयर और वाटर जो है अर्थ पे सबसे सस्ता है ना, मीडियम में, तो इसीलिए ले लिए, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दूसरा भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये कितने एंगल पे, आई एंगल पे, जिसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमको पता है ये ऑब्लिकली इंसिडेंस नहीं हुआ तो ये आपका बेंड होगा। और हमें पता है एयर से वाटर में आ रहा है, रेयरर टू डेंसर, तो क्या होगा, गेस करिए, गुड, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये वाला एंगल अपना क्या है, आर, ठीक है। इतना क्लियर है। हाँ, इसमें मैं मान लेता हूं स्पीड ऑफ लाइट जो है v1 है ना, v1, या फिर आप एयर के हिसाब से va भी ले सकते हो। इसमें स्पीड ऑफ लाइट v2 है, या फिर वाटर के हिसाब से vw ले सकते हो। क्लियर है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मैं मान ले रहा हूं कि μ1 है और इसका क्या होगा, μ2 है, ठीक है। और आप μ1 μ2 को डिफाइन कर सकते हो। μ1 क्या लिखोगे, मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये हो गया आपका μ1, ठीक है। इसी तरीके से μ2 क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है।
तो μ1 और μ2 आपका ये दोनों अलग अलग जो है वो सिंगल मीडियम का, अलग से ये केवल एयर का बात करें, अलग से केवल वाटर का बात करें, इसी तरह अलग से केवल ग्लास का बात करें, तो वो आपका केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, या फिर इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, बट हम क्या करें, हम दो अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो वो बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। जैसे यहाँ पे हम एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, या फिर वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। इसी तरीके से हम एक और मीडियम ले सकते हैं, यहाँ पे तीसरा, है ना, ग्लास भी ले सकते हैं, है ना, ग्लास। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सब चीजें आपका क्या बोला जाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो पहले मैं 2 के लिए बता दे रहा, मैं 3 के लिए फिर जनरलाइज कर दूंगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहां तक। ठीक है, डाउट अगर रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्लियर है, μ1 μ2 इतना तो दिक्कत नहीं है ना कि ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, RI ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कैसे डिफाइन होगा, इसको लिखते कैसे हैं सबसे बच्चों इंपॉर्टेंट, तो ये लिखने का तरीका क्या, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, है ना। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, और ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, अभी हम अगर वैल्यूज रखें, ये म्यू डब्ल्यू है ना, म्यू ए, इसको हम म्यू डब्ल्यू बोल सकते हैं, है ना, ये आपका वाटर है, इसको हम क्या म्यू ए बोल सकते हैं। अगर ये वैल्यू आप रखोगे तो बच्चों सब कट पिट जाएगा, हमने पढ़ा रखा है, मैं डायरेक्टली जा रहा हूं कि जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड के टर्म में लेते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है ना, डब्ल्यू अपॉन ए है, वाटर ऊपर है, एयर नीचे है, तो यहाँ पे स्पीड के टर्म में क्या आएगा, वी ए अपॉन में वी डब्ल्यू। गुड, मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया, है ना, क्लियर है। इसको ध्यान रखना, इसको पढ़ते क्या है ना। इसका उल्टा भी हम निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये भी आप निकाल सकते हो, क्या होगा बच्चों, तो यहां पे आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर पहले आया है, तो ए अपॉन में म्यू डब्ल्यू। ठीक है, और फिर इसी को स्पीड के टर्म में मैंने बोला, जैसे ही म्यू के टर्म में आप लिखो उसका उल्टा करो, तो ये क्या होगा, स्पीड के टर्म में वी डब्ल्यू अपॉन में वी ए। ठीक है, और यही दोनों, ये आपका बच्चों और ये, इसी को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब कई बार जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला खुद के साथ भी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में भी पूछ लेता है ना, रिलेटिव के केस में भी, है ना। मैं, अगर आप लोग को डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं इसके लिए अलग से वीडियो डिटेल में फिर बनाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ। ओके, ठीक है, मुझे लगता है ये आप लोग नोट कर लियोगे, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो यहां तक बच्चों हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन मिल गया, रिलेटिव का एब्सोल्यूट के साथ मिल गया। कई बार रिलेटिव का रिलेटिव के साथ ही पूछ लेता है, तो उसको भी देख लेते हैं, है ना। क्या है, यहां पे हम लोग 3 मीडियम ले लेते हैं, एयर, वाटर, फिर से ग्लास भी ले लेते हैं। ठीक है, क्या, ग्लास, है ना, और फिर मान लेते हैं कि फिर फर्दर आपका इसके बाद एयर आई गया, है ना। तो ये आपका क्या होगा, वी ए इसमें स्पीड है, इसमें वी डब्ल्यू है, इसमें वी जी फॉर ग्लास है, फिर से वी ए है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है ना, यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू, यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू जी, है ना, फिर ये वी ए तो आपका म्यू ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी अपॉन में वी ए, सी अपॉन में क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ग्लास के लिए
c अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, फिर से एयर के लिए c अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ओके, ये सभी चीजें गिवन है। हमें क्या पूछा है, हमसे पूछेगा ना कुछ दे देगा, हमें दे देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कुछ है, ठीक है, ये गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये दोनों आपको दिया है, ये गिवन है। पूछेगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास मुझे बताओ, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताओ। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं बच्चों, जो पूछा है ना वहीं से मैं आंसर खोजने के लिए आपको तरीका बता रहा हूं, है ना। आप इसको याद रखोगे ट्रिक की तरह। कैसे, चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो सबसे पहले आप क्या करो, रिलेटिव को एब्सोल्यूट के टर्म में लिखो। तो मैंने बोला था अगर आपका W पहले आ रहा है तो म्यू W ऊपर आएगा और G बाद में आ रहा है तो म्यू G ऊपर आएगा। ये तो हो गया रिलेटिव का एब्सोल्यूट के साथ रिलेशन। तीसरे मीडियम को भी ले आओ, यहाँ पे भी एयर ले आओ, यहाँ पे भी एयर ले आओ, है ना, क्योंकि तीसरा मीडियम क्या है, एयर है ना, ठीक है, आ गया। तो अब देख लो, ये चीजें आपको दिया हो, है ना, ये चीजें दिया हो, बट आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको चाहिए WA दे रखा है, यहाँ पे GA दे रखा है, रख दो आप, ठीक है। इसका उल्टा क्या, म्यू WG के बजाय आपको GW पूछ दे, तो म्यू GW क्या होगा, फिर से म्यू G अपॉन में म्यू W, ये तो हो गया आपका एब्सोल्यूट का रिस्पेक्ट, मतलब एब्सोल्यूट के फॉर्म में, है ना। फिर आप एयर ले आओ, है ना, बस। कई बार ये लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये GA ना देके हमको म्यू AG दे देते हैं। तो हमको पता है कि म्यू AG अगर दिया है आपको तो म्यू GA निकालना होगा, क्योंकि फॉर्मूले में तो GA चाहिए। तो हम क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन में म्यू AG, है ना। ये दोनों आपके इनवर्स होते हैं, है ना। एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास उल्टा होगा, मींस रेसिप्रोकल होगा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। ओके, मुझे लगता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा तो आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला। बहुत डिटेल में मैंने बताया है, बस न्यूमेरिकल नहीं कराया है। अगर आप लोग बोलोगे तो ही मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों से कमेंट करवाइए, है ना, जो भी जिस स्कूल में पढ़ते हो, आप बोलो अपने दोस्तों को कि अगर इस टॉपिक में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको और डिटेल में चाहिए, न्यूमेरिकल के साथ चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्या, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको अगर पता है तो क्या क्या बता सकते हैं हम, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है बच्चों इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। अगर ये की मतलब वो नॉर्मल की ओर बेंड होगा या नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है बच्चों, क्या अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है ना, 1 से ज्यादा हमेशा ही रहेगा, है ना, मतलब रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो डेंसर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होगा, डेंसर, हाँ हम बोल सकते हैं कि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी के, क्या ऑप्टिकल डेंसिटी के। जिस भी मीडियम की डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और वो फिर उसका बेंडिंग भी ज्यादा होगा, है ना, क्या बेंडिंग भी ज्यादा होगा। हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर विल बी बेंडिंग, है ना, लाइट की, ठीक है। और दूसरा हम बता सकते हैं कि रेयरर से अगर डेंसर में आ रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और फिर हम देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कनेक्शन जो है वो स्पीड ऑफ मीडियम के साथ है। तो म्यू, है ना, C अपॉन में ये आपका क्या है, मीडियम में ही तो स्पीड है ना। तो हम अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम स्पीड तो निकाल सकते हैं ना, इसको रेसिप्रोकल मींस आप ट्रांसपोजिशन कर लो, V मीडियम क्या होगा, C अपॉन में म्यू, है ना। जैसे आपका ग्लास का दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3.2, क्या 3/2, है ना, 3/2 दे दिया। तो अगर आपसे हमसे पूछे कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बताओ तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो होगा C अपॉन में म्यू G, है ना, इसी को उल्टा कर लिया, ठीक है। C अपना 3 × 10⁸ और फिर डिवाइडेड बाई म्यू G 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वाले न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है, हाँ क्लास में। ओके, क्लियर है। तो हमको अगर रिफ्रैक्टिवनेस पता है तो हम स्पीड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट, डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, मैंने बता ही दिया कि अगर आपका जितने ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना डेंसर मीडियम होगा, फिर वो लाइट उतने ही ज्यादा बेंड होगी। एक क्वेश्चन, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि अगर ये एयर है और ये वाटर है ना, और लाइट जो है 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, क्या 30 डिग्री पे, फिर दूसरा हम यहाँ पे ले रहे हैं, फिर से लाइट को अगेन हम 30 डिग्री पे इंसिडेंट करा रहे हैं, यहाँ पे एयर और वाटर न लेके यहाँ पे हम ग्लास लें, तो आपको पता है ये पहला मीडियम तो दोनों में सेम है, दूसरा मीडियम में ये आपका वाटर जो है इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है और ग्लास में कम होता है, तो ये आपका रेयरर मीडियम, ग्लास डेंसर मीडियम। तो जो है लाइट आपका किसमें ज्यादा बेंड होगा, बोलिए किसमें ज्यादा बेंड होगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, ये कम डेंसर है ना, तो इसमें कम बेंड होगा और इसमें जो है ज्यादा बेंड होगा, है ना, क्योंकि इसमें स्पीड जो है ज्यादा कम आएगा तो इसमें बेंडिंग ज्यादा होगी, है ना। और ये फिर एंगल जो होगा इसमें कम बनेगा, इसमें ज्यादा एंगल बनेगा। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। ओके, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आज का क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, है ना। कई बार इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आए गए हैं, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको मिस नहीं करें। क्या है यहाँ पे, ग्लास स्लैब क्या होता है। ग्लास स्लैब आपको पता है एक थिक ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जिसमें से लाइट एक सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं ऑब्लिकली और फिर देखते हैं दूसरे सरफेस से निकलता है तो क्या होता है। तो हम यहाँ पे ले लिए हैं एक हमारा, यह क्या है, ग्लास स्लैब, ठीक है, क्या ग्लास स्लैब है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ है ना, इंसिडेंट रे, ठीक है, यहाँ पे बताया गया आपका। फिर मैंने बता रखा है नॉर्मल और आई के बीच का जो एंगल, ये सभी बेसिक आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो लाइट जो है पहले तो ये क्या है, एयर है और ये ग्लास, तो लाइट पहले क्या होगा, नॉर्मल की ओर बेंड होगा, तो ये क्या हुआ, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ, ठीक है। इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, ठीक है। इसके बाद जितना एंगल यहाँ पे है तो उतने एंगल यहाँ पे भी बनेगा, है ना, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल जो है पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ वाला सेम होगा। फिर यहाँ पे E जो है, अगर लाइट फिर ग्लास से एयर में निकलेगा बाहर, तो आप देख रहे हो क्या कि ये डेंसर से रेयरर में निकल रहा है ना, रेयरर डेंसर फिर से रेयरर, तो डेंसर से रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। और होता क्या है, ये जो लाइट रे आपका इमर्ज हो रहे हैं, इसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं, है ना, इसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं, जो एकदम बाहर निकले, वो आपका ओरिजिनल जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है इंसिडेंट का उसके पैरेलल होता है, क्या उसके पैरेलल होता है। बस होता क्या है, उससे कुछ डिस्टेंस ये शिफ्टेड होके निकलती है ना। तो जब भी ग्लास स्लैब से लाइट पास होती है तो वो इंसिडेंट रे के पैरेलल ही होती है, तो हम बोल सकते हैं कि डेविएशन या बेंडिंग नहीं होता, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन 0 होता है। बट जो है लाइट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में तो रहता है, बट अपने ओरिजिनल पाथ से कुछ शिफ्टेड पाथ पे निकलता है, और इसी डिस्टेंस को हम, जितना डिस्टेंस वो शिफ्ट होता है अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से, उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या, लाइट जो होता है ग्लास स्लैब से बाहर आता है तो वो लैटरली डिस्प्लेस्ड हो जाता है, ठीक है, ये याद रहेगा आपको, ठीक है। इसमें बेसिक मैंने बता दिया, बस आपका यही है ना। यहाँ पे आपको लैटरल शिफ्ट का वो या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्टिंग का डेफिनेशन दे रखा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द ग्लास स्लैब, है ना। और हाँ, पैरेलल फेसेस है, वो तो दिख ही रहा आपका कि जिस ये और ये जिससे लाइट, जिसपे लाइट इंसिडेंट हुआ, जिससे लाइट बाहर है, वो दोनों पैरेलल सरफेस होने चाहिए। ओके, फिर किस किस बात पे ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है ना, मैं मान लेता हूं कि ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ये डी है आपका, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला, लैटरल शिफ्टिंग किस किस बात पे डिपेंड करता है ये हमको देखना है, ठीक है। तो लैटरल शिफ्टिंग जो है पहले डिपेंड करता है क्या, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ द स्लैब, है ना, कि जो स्लैब है वो कितना ज्यादा थिक है ना, इसका थिकनेस, जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतने ही ज्यादा लाइट जो है शिफ्ट होगा, ठीक है। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं डी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस ऑफ द स्लैब, ओके।
इसके बाद लेटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, कि जो है अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाए, जैसे कि 30 डिग्री पे इंसिडेंट कराए और 40 डिग्री पे इंसिडेंट कराए, तो जब लाइट 40 डिग्री पे इंसिडेंट होगा तो ज्यादा ये शिफ्ट होगा, तो लेटरल शिफ्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, लेटरल शिफ्टिंग जो है आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। ये पता है कैसे, कि अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब का ज्यादा होगा तो बेंडिंग लाइट की ज्यादा होगी, जब लाइट की बेंडिंग ज्यादा होगी तो ये और बगल से होकर निकलेगा ना, तो शिफ्ट आपका लेटरल शिफ्टिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, तीसरा भी हो गया आपका। चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपका लाइट इंसिडेंट हो रहा है ना, वो वेवलेंथ है ना, उसके वेवलेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या, d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ठीक है, या फिर यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो शिफ्टिंग आपका क्या होगा, कम होगा, है ना, अगर वेवलेंथ कम होगा तो शिफ्टिंग ज्यादा होगा। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी शिफ्टिंग कम। तो हम ये बोले कि यहाँ पे हमारा एक रेड कलर की लाइट इंसिडेंट हुआ है और एक ब्लू कलर की लाइट, तो मैंने बताया कि आपका जो है डी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के, है ना, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी शिफ्टिंग कम होगी, और आपका ब्लू या फिर वायलेट कलर की शिफ्टिंग ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये सभी आपको पॉइंट याद रहेगा, है ना, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो मुझे लगता है आज हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए वो सभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बट फिर भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, है ना, क्योंकि आपका भी भला हो और आपके दोस्तों का भी भला हो। सबका साथ सबका विकास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।